अब हमारे सामने व्यंजन प्रकरण के अंतर्गत शब्द आ रहा है प्रत्यंच। प्रत्यंच शब्द बनता है प्रति उपसर्ग पूर्वक अंच धातु से। और यहाँ पर ये चकारांत शब्द है, चा है अंत में इसके। इसको चवर दीर्घादि नाम से सूत्र से काम करने के बाद कुछ विशेष काम हमको करने हैं। प्रथमा विभक्ति में हम इसको शुरू से ही अलग अलग दो पदों में लेकर चल रहे हैं। प्रति, धन, अंच, धन, सी। अब ये सी विभक्ति लाए हैं और सी विभक्ति के लाने पर उसके ई का अनुबंध लोप किया और चवर्ग दीर्घादि नाम से, उस चवर्ग दीर्घादि नाम से सूत्र से हमने चा के स्थान पर गा किया। अब चा के स्थान पर गा करने के बाद में जो बीच में बैठा हुआ चवर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ है, उस यहाँ को मनोरनुस्वारो धुटी, मनोरनुस्वार धुटी से हमने उस चवर्ग के पांचवें अक्षर को अनुस्वार किया और अनुस्वार करने के बाद में वर्गे वर्गांता करके उस अनुस्वार को कवर्ग का पांचवा अक्षर गा किया। अब हमारे सामने स्थिति है प्रति, अंग, गा, सा। अब यहाँ पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाता है और संयोगांत से लोपा सूत्र से गा का भी लोप हो जाता है। अब 44 नंबर का सूत्र हमको औपचारिक रूप में हर बार लगाना है। तो यहाँ पर प्रति, धन, अंग, तो यहाँ पर ये वर्णो या मत सवर्णे नच पर लोप्य लगाकर प्रत्यंग शब्द बन जाता है। अब अविभक्ति के लाने पर हमको कुछ भी काम नहीं करना है, केवल 44 नंबर का सूत्र लगाकर ए वर्णो या मत सवर्णे नाचा पर लोप्य लगा के प्रत्यंचौ बनाना है। जस विभक्ति में ए वर्णो या मत सवर्णे नाचा पर लोप्या और रेप शोर विसर्जनिया लगाकर प्रत्यंचा शब्द बनाना है। अम विभक्ति में हमें अम को जोड़कर व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नए से और एवर्णो या मत सवर्णे नाचा परोलोप्य लगाकर प्रत्यंचम शब्द बनाना है। फिर औ में भी प्रत्यंचौ। इतनी चर्चा हमारी कल हो गई थी क्योंकि ये विभक्तियां घुट विभक्तियां कहलाती है, पंचादौ घुट। अब हमारे सामने जो अन्य विभक्तियां आ रही हैं उन विभक्तियों का नाम है अघुट विभक्तियां। और अघुट विभक्तियों को दो विभागों में बांटा गया है, एक व्यंजन वाली और एक स्वर वाली विभक्तियां। तो यहाँ पर स्वर वाली विभक्ति हो चाहे व्यंजन वाली विभक्ति हो, यहाँ पर कुछ काम करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और प्रक्रिया चलने पर जो बीच में रहने वाला अंश में रहने वाला चवर का पांचवा अक्षर है जिसको हम अनुस्वार कर देते हैं, उसकी एक नई संज्ञा यहाँ पर स्थापित हो रही है, व्यंजनानोनु संगाहा। व्यंजनानोनु संगाहा जो धातु को लिंग के बीच में रहने वाला व्यंजनांत है, उससे पूर्व जो नकार है उस नकार की यहाँ पर अनुसंग संज्ञा कर रहे हैं। ध्यान रखना, अंश धातु में रहने वाला जो यहाँ है ये कह रहे हैं कि नाक के से उससे पूर्व रहने वाला जो नकार है उसकी अनुसंग संज्ञा की जाती है। तो एक नया नाम इन्होंने दे दिया उसका, उसका नाम है अनुसंग। अब जब कुछ भी काम करना होगा तो अनुसंग का लोप कहेंगे, तो उस जो अनुस्वार जो अंश धातु में बैठा हुआ है उसका लोप होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो केवल 260 नंबर सूत्र से जो अंश धातु में यहाँ है उस यहाँ का नामकरण किया गया है अनुसंग। क्योंकि मैंने कल आपको बता दिया था कि संस्कृत साहित्य में, श्लोक में, गद्य में, पद्य में जहां भी आप पढ़ेंगे और बीच में कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का जो भी पांचवा अक्षर आपको मिलेगा वो वास्तव में मूलतः माँ और ना से ही बनता है। वो मूलतः माँ और ना से बनता है, इसलिए उसको मनोरनुस्वारो घुटी ये सूत्र जो हमारे बीच में आया उस सूत्र के माध्यम से अनुस्वार कर दिया जाता है। और अनुस्वार करने के बाद में आगे के कार्य की प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर अब सूत्र अगला जो आ रहा है हमारे सामने स्थिति है प्रति,
धन, अंच, धन, सस। सस विभक्ति में हमें काम करना है, अब कुछ विशेष काम करना है। आप लोग अपने अपनी कॉपी पर लिखते जाइए, और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो अभी क्लास पूरी होने के बाद आप अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबने अपनी अपनी पुस्तिका पर लिख लिया है प्रति, धन, अंश, धन, सस। सस में से अस शेष रहा है। अब यहाँ पर हमने 160 नंबर के सूत्र से जो अंश धातु में यहाँ है उसकी अनुसंग संज्ञा कर दी है, और अनुसंग संज्ञा करने पर हमारे सामने सूत्र आता है अनुसंगस चाक्रुंचेत, अनुसंगास चाक्रुंचेत, अनुसंगस चाक्रुंचेत। ये 261 नंबर का सूत्र जो है वो ये कह रहा है कि जो जिसकी आपने अनुसंग संज्ञा की है उस अनुसंग संज्ञा का लोप होता है अगुट स्वर और व्यंजन के परे होने पर। जिसकी आपने अनुसंग संज्ञा 260 नंबर के सूत्र से की है उस अनुसंग संज्ञा अर्थात अंश में जो यहाँ है चवर्ग का 5वां अक्षर है उसका लोप करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। अगुट स्वरे व्यंजने च, अगुट स्वर अथवा व्यंजन के होने पर तो यहाँ पर सस विभक्ति का जो अशेष रहा है वो अगुट स्वर है। तो अगुट स्वर के होने पर जो अनुसंग संज्ञा हमने जिसकी की थी उस अनुसंग संज्ञा का लोप हो जाता है। अब हमारे सामने स्थिति है प्रति, आ, चा और अस। अब हमारे सामने पहले स्थिति थी प्रति, धन, अंश, धन, अस। अब हमारे सामने स्थिति है प्रति, आ, चा और अस। अब ये हमारे सामने स्थिति है। अब थोड़ी सी व्यवस्था हमको ये देखनी है कि हमको प्रति शब्द का अनतिक्रमण करना है। प्रति शब्द का अनतिक्रम हम करेंगे तो प्रा, रा, आ, ता और ई छोटी। अब हम इसको बोलना चाहेंगे तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं प्रात, प्रति को बोलेंगे प्रत, धन, ई, धन, आ, चा, अस, ई, अच, सा, ई, अच, अस। ये हमारी व्यवस्था हमारे सामने है। अब हमको क्या करना है तो हमने जो 261 नंबर सूत्र से अनुसंग संज्ञा का लोप किया है अब हमारे सामने 262 नंबर का सूत्र आता है, और 262 नंबर का सूत्र हमें ये कह रहा है कि जहां पर तुमने अनुसंग का लोप किया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपने अनुसंग का लोप किया है और अनुसंग का जहां पर आपने लोप किया है तो अनुसंग के पहले जो आ है उस आ का लोप होता है। अंश का जो धातु का आ था, अंश धातु के अनुसंग का लोप किया था, तो जहां पर आपने अनुसंग का लोप किया है उस अनुसंग के पूर्व आकार का लोप होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अनुसंग अंश धातु के अनुसंग का लोप किया था, उस अंश धातु का ही आ बचा था। उस अंश धातु के आ का लोप करने की बात यह सूत्र कह रहा है, और आ के लोप करने के बाद जो इसके पूर्व में वर्ण है, पूर्व में वर्ण हमारे पास में प्रति था, उस प्रति का हमने अनतिक्रम कर दिया तो हमने ई निकाल कर बाहर रख ली। अब ई को दीर्घ कर देगा। ये सूत्र दो काम कर रहा है। कहते हैं अंचे, जिस अंश धातु के अनुसंग का लोप आपने जहां किया हो उस लोप हो जाने पर उस अंश के आ का लोप होता है, और उसके पूर्ववर्ती जो स्वर ह्रस्व है उसको दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अंचे रलोपः पूर्वस्य च दीर्घः। ये 262 नंबर का सूत्र का विशेष अध्ययन समझ लीजिए। अंचे है, अंश धातु होना चाहिए, अंश धातु के अलोपः, आ का लोप होता है। अंश धातु का जो आ है उस आ का लोप होता है, और पूर्वस्य च दीर्घः, और जो पूर्व का वर्ण है उस पूर्व वर्ण को दीर्घ हो जाता है। अब थोड़ा सा विचार करना, अंचे अलोपः, अंश धातु के आ का भवति लोप होता है, पूर्वस्य च दीर्घो भवति, पूर्व वर्ण का दीर्घ हो जाता है।
शर्त क्या है? कोई शर्त है अघुट स्वरादो, अघुट स्वर पड़े रहने पर। तो अघुट स्वर क्या है यहाँ पर? सस है। तो सस विभक्ति के होने पर आ का भी लोप हो गया, और आ के लोप होने के कारण जो प्रतीक में रहने वाली ई थी, उस ई को दीर्घ कर दिया, बड़ा कर दिया, और बड़े हो जाने के बाद शब्द बन जाता है प्रत ई चा अस। अब यहाँ पर रेप सुर विसर्जनीय से विसर्ग व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से चा में जो चा है, अच का चा बचा है, केवल अंच धातु थी, अंच धातु का केवल चा मात्र शेष रहा। उस चा में सस का आ जुड़ गया, और जो प्रति में से अपन ने जो छोटी ई थी, उस छोटी ई को हमने बड़ा कर दिया, शब्द बन जाता है हमारे सामने प्रतीचाह। प्रतीचा अर्थात अंचे अलोपः, अंचे रलोपा, अंच धातु के आ का लोप होता है, और पूर्व से च दीर्घा, और पूर्व वर्ण का दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर जितनी भी अगुट स्वर वाली विभक्तियां हैं, सस, ता, गे, गसी, गस, ओस, आम, ये जो विभक्तियां, और घी, ये जो विभक्तियां हमारे बीच में हैं, इन विभक्तियों के आने पर आपको यही काम पुनः पुनः करना है। क्या काम करना है? जैसे मान के चलिए सस विभक्ति अब आप ले आए थे, अब सस विभक्ति के साथ बाद में टा विभक्ति लेकर आते हैं। तो टा विभक्ति लेके आने पर उसमें से आ मात्र शेष रहता है। अब आ मात्र शेष रहने पर हमारे पास में शब्द वही पूर्व की तरह विग्रह करके हमको रखना है, क्योंकि हमने प्रत्यंच शब्द से प्रतिधन अंश इसीलिए रखा कि आपको ये समझ में आ जाए कि उसके पूर्व में रहने वाला ह्रस्व वर्ण कौन सा है। नहीं तो फिर या अगर हम संधि तोड़कर यहाँ पर काम करते तो आ का लोप होने के पूर्व हमें यकार नजर आता, तो यकार को तो दीर्घ हम कर नहीं सकते। इसीलिए हमने शुरू से ही मूल शब्द को लेके चले, प्रति धन अंश धन टा, पंचादो घुट के माध्यम से टा की अघुट संज्ञा होती है, और अघुट संज्ञा स्वर होने पर जो अभी 260 नंबर का सूत्र आया था, उस 260 नंबर के सूत्र ने अंश धातु के यहाँ का अनुसंग संज्ञा की, और अनुसंग संज्ञा करने के बाद जो 261 नंबर का सूत्र है अनुसंगश्चाकृंचेत, इस सूत्र के माध्यम से जिसकी आपने अनुसंग संज्ञा की है, उस अनुसंग संज्ञा का लोप हो गया, यानी कि अंश धातु में रहने वाले यहाँ का लोप हो गया। अब हमारी स्थिति है प्रति अच धन टा अर्थात आ। अब हमारे सामने अगुट स्वर है, और अगुट स्वर होने पर अगला सूत्र जो 262 नंबर का है अंचे रलोपः पूर्वस्य च दीर्घा, ये अंचे है, रलोपः पूर्वस्य च दीर्घा, ये सूत्र जो है ये कह रहा है अंचे है अलोपः, अंश धातु के आ का लोप होता है, और पूर्वस्य च दीर्घा, और जो पूर्व का वर्ण है उससे उसका लोप उसको दीर्घ हो जाता है। चा से क्या समझना? कहते चा से जो ही ऊपर कहा गया था कि अगुट स्वर और व्यंजन के होने पर जो काम होता है, तो यहाँ पर भी यही समझना कि अगुट स्वर और व्यंजन के होने पर अंश धातु के आ का लोप होकर पूर्व में रहने वाली जो ई है उस ई को दीर्घ हो जाता है, और फिर सबको जोड़ दिया जाए व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत के माध्यम से चा में ता में से आने वाला आ जोड़ दिया जाएगा, और जो ता में से ई निकाली थी जिसको दीर्घ किया गया है वो ता में जुड़ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा प्रतीचाह, शब्द बन जाएगा प्रतीचाह। अब हमारे सामने भ्याम विभक्ति आती है। अब भ्याम विभक्ति में क्या करना है? यहाँ पर यद्यपि जो अगुट स्वर वाली विभक्ति नहीं है, अगुट व्यंजन वाली विभक्ति है, तो अगुट व्यंजन वाली विभक्ति के होने के कारण अंचेर लोपा पूर्वस्य च दीर्घः, ये सूत्र नहीं लगेगा, और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो उसके पूर्ववर्ती जो स्वर है उसको दीर्घ भी नहीं होगा,
लेकिन अनुसंग का लोप जरूर हो जाएगा। तो देखिए अब हम बनाते हैं ध्यान विभक्ति में प्रति धन अंच धन भ्याम, प्रति धन अंच धन भ्याम। यहाँ पर तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन, ये तो सभी तीनों विभक्तियों का भ्याम एक बार में हम लेकर आए हैं। अब हमारे सामने सबसे पहले सूत्र लगेगा चवर्ग दीर्घादि नाम च, क्योंकि ये व्यंजन प्रकरण चल रहा है, व्यंजनांत लिंग प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर अंत में व्यंजन होता है और व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर ही काम होता है, ध्यान रखना। ये व्यंजनांत प्रकरण चल रहा है और यहाँ पर व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर ही काम होता है। स्वर वाली विभक्ति में मूल काम नहीं होता है, बीच के काम, जैसे अभी इसमें अनुसंग का लोप कर दिया और आ का लोप कर दिया और पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर दिया। तो यहाँ पर भ्याम विभक्ति के रहने पर सबसे प्रथम सूत्र जो इस व्यंजनांत लिंग प्रकरण में आया है चवर्ग दीर्घादि नाम च, उस चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से हमने जो चा है प्रति धन अंश का जो चा है उस चा के स्थान पर गा आदेश कर दिया और गा आदेश करने के बाद हमारी स्थिति बन गई है प्रति धन अन धन गा धन भ्याम। अब यहाँ पर जो हमारी पूर्व प्रक्रिया चल रही थी, अब हमें अगर कुछ ज्यादा काम करना है तो कर सकते हैं और नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अनुसंग संज्ञा जरूर करनी है। जो अंश धातु थी उसके यहाँ की अनुसंग संज्ञा हमने 260 नंबर के सूत्र से की। अब जो 261 नंबर का सूत्र आता है वो 261 नंबर का सूत्र कहता है कि अगुट स्वर और व्यंजन के होने पर अनुसंगस चक्रुंचेत, जो अनुसंग संज्ञक है उस अनुसंग संज्ञा का लोप हो जाता है और अनुसंग संज्ञा का लोप होने पर जो यहाँ था उसका लोप हो गया और लोप होने पर हमारे सामने स्थिति बची प्रति अग धन भ्याम। अब यहाँ पर 44 नंबर का सूत्र लगाकर शब्द बन जाएगा प्रत्यग भ्याम। प्रत्यग भ्याम ऐसे ही विष विभक्ति लाएंगे तो रेप शोर विसर्जनीय लगाकर प्रत्यग भी। अब चतुर्थी विभक्ति में गे विभक्ति लाएंगे, जैसे हमने सस में काम किया, जैसे हमने टा में काम किया, अंचेर लोपः पूर्व से च दीर्घः, इस सूत्र से हमने अंच धातु के आ का लोप किया और पूर्व वर्ण को दीर्घ कर सस की तरह टा की तरह प्रतीचे गे विभक्ति आई थी उसमें से ए बचता है और ए को हमने चा में जोड़ दिया तो शब्द बन जाएगा प्रतीचे। घसी में भी अस बचेगा, शब्द बन जाएगा प्रतीचाह। घस में से भी अस बचेगा, शब्द बने जाएगा प्रतीचाह। ओस विभक्ति में से ओस को जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा प्रतीचो। आम आएगा तो आम को जोड़ देंगे तो बनेगा प्रतीचाम। और घी विभक्ति में से ई विभक्ति ई बचेगी तो शब्द बन जाएगा प्रतीची। और उसके बाद में शुभ विभक्ति लाएंगे तो शुभ विभक्ति में कल की तरह भी काम करेंगे और आज की तरह भी काम करेंगे, जैसे प्रति धन अंश धन सुप। अब ये शुभ विभक्ति हमारे सामने है, सुप में से पाका अनुसंग लोप हमारा हो जाएगा और अनुसंग लोप होने पर हमारे सामने चवर्ग दीर्घादि नाम च, ये सबसे पहला सूत्र बैठा हुआ है और चवर्ग दीर्घादि नाम सूत्र से हम अंश के चा को गा आदेश कर देंगे और गा आदेश करने के बाद में हमारे सामने सूत्र आया अनुसंगस चक्रुंचेत। पहले व्यंजनानुसंगः, इससे अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र से उस अनुसंग का लोप कर देंगे। अब अनुसंग का लोप करने के बाद में हमारे पास में है प्रति धन अग धन सुप। तो पहले जैसे सुवाच शब्द में हमने कार्य किया था वही काम हम यहाँ पर पुनः कर देंगे। सूत्र हमारे बीच में है अघोषे प्रथमा, और अघोषे प्रथमा जो सामने सुविभक्ति आई हुई है वो सुविभक्ति घुट है
और घुट के अघोष है, और अघोष के होने के कारण जो पूर्व में रहने वाला धुट गा है, उस गा को प्रथम अक्षर कर देंगे का, और का करने के बाद में फिर हमारे सामने नामी कर परहा प्रत्यय विकारः गमस्तः सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो विभक्ति संबंधी दंत सकार है, उस विभक्ति संबंधी दंत सकार को मूर्धन्य सकार करके और कासा योगे छा के माध्यम से छा बनाकर शब्द बन जाएगा। और वर्णो या मत सवर्णे नाचा परोलोप्या से जो प्रति में रहने वाली ई है, उसको या कर शब्द बन जाएगा प्रत्यक्षु। प्रत्यक्षु ये शब्द जैसे सुबाच सु जो बनाया था, ऐसे ही शब्द बन जाएगा प्रत्यक्षु। इस प्रकार से प्रतिधन अंश प्रत्यंच शब्द की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई। यहाँ पर भी आप का को खा कर सकते हैं। जो पहले अपन ने सूत्र सुबाच शब्द में लगाया था कि सी सा पड़े रहने पर जो कवर्ग प्रथमा, कवर्ग का जो प्रथम अक्षर है उसके द्वितीय अक्षर हो जाता है तीनों सा पड़े रहने पर। तो यहाँ पर सा पड़े होने पर वर्ग के प्रथम अक्षर को खा माने द्वितीय करके प्रत्यक्षु ये दूसरा वाक्य भी बन सकता है। इस प्रकार हमारे द्वारा आज प्रत्यंच शब्द की भी रूपरेखा आपके बीच में रखी गई है। और जो व्यंजनानुसंग ये सूत्र आपके बड़े काम का है। और अनुसंगस चाक्रुंचेत इस सूत्र को भी ध्यान रखना है। और अगला सूत्र जो अंचे रलोपा पूर्वस्य च दीर्घः, इस सूत्र को ध्यान रखते हुए आपके प्रत्यंग शब्द की सिद्धि पूरी हो जाती है। इस प्रकार आप प्रांच शब्द के भी रूप चला सकते हैं, सम्यंच शब्द के भी रूप चला सकते हैं। और इस प्रकार इस शब्दों की प्रक्रिया पूरी हो गई। सम्यक्त शब्द कैसे बनता है, उसके रूप कैसे चलाना है, वो आगे आएगा। लेकिन प्रांच शब्द के रूप आप इसी प्रकार से चला सकते हैं। जैसे प्रा उपसर्ग है, अंश धातु है। अब इसको प्रा को बाहर निकाल लीजिए, अंश को सामने रख लीजिए। और जैसे आपने प्रत्यंच शब्द में काम किया था, उस प्रत्यंच शब्द की तरह ही यहाँ पर चवर्ग दीर्घादि नाम चे मनोरनुस्वार धुटी और वर्गे वर्गांता करके संयोगांत से लोपा से चा का लोप करके और व्यंजनाच्य से सी का लोप करके शब्द बन जाएगा प्रांग। प्रांग फिर बनेगा प्रांचौ, प्रांचा, प्रांचम, प्रांचौ। अब सस विभक्ति आएगी, तो सस विभक्ति में भी आपको वही काम करना है, पहले अलग अलग करना है। अब अंतर इतना आएगा कि यहाँ पर प्रा में रहने वाला आ है, तो आ को दीर्घ कर देंगे तो बात वही की वही रहेगी। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। प्रा धन अंश सस विभक्ति है, प्रा धन अंश सस विभक्ति है। सस में से अस शेष रहता है और ये अगुट स्वर वाली विभक्ति है। अगुट स्वर वाली विभक्ति पर होने पर आपको सबसे पहले अंश में रहने वाला जो चवर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ है, उसकी अनुसंग संज्ञा करना पड़ेगी। फिर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से उस अनुसंग संज्ञा का लोप करना पड़ेगा। और अनुसंग संज्ञा का लोप करने के बाद अंचेर लोपा पूर्व से च दीर्घ, इस सूत्र के माध्यम से अंश के आ का लोप करना है। और प्रा उपसर्ग में रहने वाला जो हिरस्व आ है, उस हिरस्व आ को दीर्घ कर देंगे। अब हमारे सामने स्थिति है प्रा चा सस यानी कि अस। अब व्यंजन में स्वरम परवर्णम नयेत और रेपसोर विसर्जनीय सूत्र से प्राचा शब्द बन जाता है प्रतीचा की तरह। प्राचा, प्राचा, प्राग्भ्याम, प्राग्भी, प्राचे, प्राग्भ्याम, प्राग्भ्या, प्राचा, प्राग्भ्याम, प्राग्भ्या, प्राचा, प्राचो, प्राचाम,
प्राची, प्राचो, और फिर उसके बाद में प्राक्षुहु, प्राक्षुहु। जैसे आपने बनाया था उसी प्रकार इसको आप बना लीजिएगा। अब आपके सामने आएगा कृंच शब्द। उस कृंच शब्द की सिद्धि हम आपके बीच में कल रखेंगे। अब हमारे बीच में अरुण भैया जी, जय जिनेंद्र।